बिहार में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी कभी नहीं थी। हम खुद सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं बिहार में, लेकिन हर प्रखंड में, जिले में 2-4 विद्यालय ऐसे जरूर थे जहां पढ़कर आप, सरकारी विद्यालय से पढ़कर भी आप आगे बढ़ सकते थे। लेकिन पिछले 30-40 सालों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था इस तरह से ध्वस्त हुई है कि अब कोई ऐसा विद्यालय नहीं बचा है जहां पर पढ़ाई हो रहा है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था इसलिए ध्वस्त हुई है कि कहीं ना कहीं समाज और सरकार, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, सिर्फ सरकार नहीं, समाज और सरकार दोनों की नजर में शिक्षा की प्राथमिकता है ही नहीं। दोनों के लिए शिक्षण संस्थाएं जो हैं वो सरकारी लाभ बांटने का केंद्र बन गया है। अगर आपका बच्चा किसी विद्यालय में पढ़ता है, अगर आपको साइकिल का पैसा नहीं मिला, पोशाक का पैसा नहीं मिला, तो आप जाकर हेडमास्टर से झगड़ा करते हैं। लेकिन उसी विद्यालय में अगर आपके बच्चे को साल भर कोई नहीं पढ़ा रहा है तो आप माता पिता के तौर पर जाकर वहां आवाज नहीं उठाते हैं। सरकार ने भी ये चिंता छोड़ दी है कि स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं। ये समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर हर जगह विद्यालयों के भवन बना दिए गए। नतीजा ये हुआ है कि जहाँ विद्यालय का भवन है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ भवन नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे नहीं है, जहाँ तीनों है वहाँ पढ़ाई नहीं है। तो अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारना है तो सबसे पहले समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा को लाना है। इसीलिए आप देखते हैं कि सुबह से शाम तक हम लोग जन सुराज में एक ही बात कह रहे हैं कि गरीबी से निकलने का एक जो मूल आधार है वो है शिक्षा। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक बिहार से दुर्दशा खत्म होने वाली नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार में जो किसानों की बदहाली है उसके 3 मूलभूत कारण हम लोग को समझ में आ रहे हैं। पहला, बिहार में भूमि सुधार का लागू न होना। बिहार देश के बड़े राज्यों में शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 75 साल में भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया है। नतीजा ये है, एक आंकड़ा दे रहा हूं उसको याद रखिए, बिहार में भूमिहीनता का दर है 60%। मतलब 100 परिवार जो बिहार में रहते हैं उसमें 60 परिवार के पास एक धूर, 1 इंच जमीन नहीं है। देश में यह औसत है 38, मतलब देश में 100 में 38 लोगों के पास जमीन नहीं है। बिहार में समाजवाद और सामाजिक न्याय की राजनीति के बाद भी 100 में 60 लोगों के पास जमीन नहीं है। भूमि सुधार न लागू होने की वजह से करीब करीब 1/3 एग्रीकल्चर योग्य जमीन जो है वो उसका मालिकाना हक डिस्प्यूटेड है। पता ही नहीं है कि उसका मालिकाना हक है किसके पास। सरकार ने पट्टा बांट दिया, उसका अधिकार नहीं मिला। किसी को जमींदारी वाली कानून लगाकर जमीन कब्जा हो गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होने की मूल वजह है जमीनों का मालिकाना हक यहाँ पर तय नहीं है और 1/3 से ज्यादा जमीन पर किसी न किसी तरह का न्यायिक विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से उन जमीनों की प्रोडक्टिविटी बेहतर नहीं है। दूसरी जो यहाँ बड़ी समस्या है वो जल संसाधन, जल का जो कुप्रबंधन है। आप और हम जानते हैं कि बिहार में 50% जमीन ऐसी है जहां बाढ़ का खतरा है। इसकी खूब चर्चा भी होती है, लेकिन जो बाकी बच गया 50%, उसमें करीब आधी जमीन ऐसी है जहां जल जमाव यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। जो नेपाल से तराई से लगते हुए एरिया है, वहां नदियों के रास्ते बदलने की वजह से जो खेत बर्बाद हो रहा है वो बहुत बड़ी समस्या है। और बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 वर्ष में सिंचित भूमि की मात्रा 11% कम हो गई है। दूसरे सभी जगह पर सिंचाई की सुविधा का विस्तार हुआ है। बिहार में सिंचाई की सुविधा पिछले 10 वर्ष में 11% से कम हो गई है। मतलब अगर 10 वर्ष पहले 100 एकड़ में सिंचाई की व्यवस्था थी तो नहरों के रख रखाव के अभाव में, नलकूप के रख रखाव के अभाव में आज 89 एकड़ जमीन ही सिंचित मानी जा रही है। तो जल प्रबंधन जो है वो बाढ़, जल जमाव और सूखा, इन तीनों को जब तक समुचित तौर पर एक तरह से एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ पर जल की जो ताकत है उसका हम लोग फायदा नहीं उठा पाएंगे। और तीसरा और अंतिम किसानों की जो सबसे बड़ी बदहाली का कारण है कि इन सारी परेशानियों के बाद भी किसान जो उपजा रहा है उसका फसल का दाम नहीं मिल रहा है। हम लोग कहते हैं कि हरियाणा पंजाब में किसान बहुत धनी है। पिछले 10 वर्ष में पंजाब में करीब करीब 70% धान और 75, एक साल में नहीं, पिछले 10 वर्ष में 75% गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बिहार में पिछले 10 वर्ष में 13% धान और 1% गेहूं ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। नतीजा क्या है? एक आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि बिहार में हर साल आप जो उपज करते हैं, जो किसान यहाँ पैदा कर रहा है, उसको उसका भाव न मिलने की वजह से
करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है हर साल। लोगों को रोजगार नहीं है, लेकिन बिहार में 3 इंडस्ट्री बहुत तेजी से फैली है। वो है शराब, गैर कानूनी शराब का अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो गांव गांव में 2 4 10 लड़के मिल रहे हैं जो शराब के गैर कानूनी काम में लगे हुए हैं। दूसरा है बालू माफिया। यहाँ पर रोड पर हम लोग चलते हैं, अगर 10 ट्रक ट्रेलर मिलता है तो उसमें लिख कर रखिए कि 3-4 ऐसे ही हैं जो बालू के अवैध खनन और ढुलाई से जुड़े हुए हैं। और तीसरा जो मैंने आपको बताया, ये अनाज के जो माफिया हैं। लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलना है, लेकिन लाभार्थियों को मिल रहा है 4 किलो अनाज। 20% की चोरी हो रही है। पैसा कहाँ जा रहा है? क्यों 1 किलो कम मिल रहा है? वो इसलिए कि बिहार के हर प्रखंड में, हर जिले में 30 से 35 रुपए प्रति क्विंटल के दर से इस पर पीसी काटा जा रहा है। और यह पीसी कट कर विधायक, सांसद और अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के बीच में बांटा जा रहा है। ज्यादातर जगहों पर विधायक भी 6 से 8 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा वसूल रहे हैं। और ये पूरा काम करने के लिए बाकायदा यहाँ पर माफिया हो गया है। ये अनाज को पैसे में कन्वर्ट करना और उस पैसे का फिर से बंटवारा करना और फिर उसी अनाज को चैनलाइज करना। हर जिले में लोग बताते हैं 2-4 लोग बड़े यहाँ पर अनाज के माफिया हो गए, जो नया काम शुरू हो गया है। ये तीनों क्षेत्र है जहाँ यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार जिसमें मिला हुआ है। आप अगर रोजगार उसको समझते हैं तो अगर बिहार में जमीनों का क्रय विक्रय का आप आंकड़ा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 10 साल में ज्यादातर जमीन खरीदने वाले वो लोग हैं जो शराब और बालू माफिया से जुड़े हुए हैं या उस तरह के अवैध कारोबार से जुड़े हुए हैं। पूरा समाज का ताना बाना इससे गड़बड़ हो रहा है। और इसी वजह से नीचे जो आप देख रहे हैं, इतनी परेशानी हो रही है कि लोग नीचे जो लड़के हैं वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर बाकायदा शराब माफिया उनको मोटरसाइकिल दे रहा है मुफ्त में कि मोटरसाइकिल लो, 4 बोतल शराब इधर का उधर करो, 2-4 हजार रुपया कमा लो। या फिर बालू का अवैध खनन खरीद बिक्री में लगो, उससे आप 2-4 हजार रुपया कमा लो। इसी का एक वजह है कि आपको बिहार में क्राइम भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। पदयात्रा के दौरान मेरा अनुभव है कि पलायन वो समस्या है जिससे बिहार का कोई परिवार अछूता नहीं है। फर्क बस इतना है कि जो गरीब का बच्चा है वो बाहर मजदूरी करने जा रहा है, जो संभ्रांत या मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं उनके बच्चे पढ़ने और नौकरी करने जा रहे हैं, लेकिन बाहर हर परिवार का बच्चा जा रहा है। परिवार की परिकल्पना ही खत्म हो गई है। गांव में जब हम लोग जाते हैं तो ज्यादातर ऐसे प्रखंड पंचायत में जहां पर बाढ़ का असर है वहां तो 60-70% युवा छोड़कर चले गए। गांव में सिर्फ महिलाएं मिलती हैं, बुजुर्ग मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं। शायद ही कोई ऐसा घर मिलता है जहां पति पत्नी, बाल बच्चे, माँ बाप सब एक साथ रहते हैं। परिवार के साथ रहना, पर्व त्योहार मनाना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होने की बात ही खत्म हो गई है।